हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू इनिशिएटिव। पंजाब में पटवारी का एग्जाम होने, ठीक है जी, बहुत कम समय है, बट चलिए उस समय को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और आपके लिए हम लाए हैं एक क्विक रिवीजन सीरीज। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक रात को 10 बजे, ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फेमस कोर्ट पोएट ऑफ अकबर वास। ठीक है जी, अकबर के समय में फेमस कोर्ट पोएट कौन थे, मतलब उनके जो बेसिकली कोर्ट में फेमस पोएट कौन थे। तो ए ऑप्शन है बीरबल, बी है तुलसीदास, सी है बैरम खान एंड डी है रहीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, आज हम 5 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, लेकिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली अकबर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। तो चलिए, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है रहीम, ठीक है जी। इनका कंप्लीट नाम था अब्दुल रहीम। अब देखिए, अकबर कौन थे, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। बादशाह, मुगल के फर्स्ट किंग थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है जी। इसके बाद के भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बहादुर शाह 1 थे, फिर जहंदर शाह थे, फारूक सिहार थे, फिर मोहम्मद शाह रंगीला थे। बट आपको ये 6 रूलर तो याद रखने ही रखने हैं, ठीक है जी। अब देखिए, अकबर के बारे में हमने पढ़ना है। और अकबर ने अपना जो थ्रोन है या राज्याभिषेक कहाँ किया था, गुरदासपुर के पास एक जगह है कालानौर। तो पंजाब के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पंजाब की हिस्ट्री से, ठीक है जी। अब देखिए, कालानौर में इन्होंने राज्याभिषेक क्यों किया था, इसके पीछे की रीजंस हैं, ठीक है। देखिए, हुमायूं 1556 में अपनी लाइब्रेरी से नीचे उतर रहे थे, और लाइब्रेरी का नाम है शेर मंडल, ठीक है जी। और लाइब्रेरी से नीचे उतरते हुए इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है जी, गिर जाते हैं ये। और गिरने के बाद यहाँ पर मौके की नजाकत को समझते हुए एक पर्सन थे, कमांडर इन चीफ, जो कि सूरी एम्पायर में, जिनका नाम है हेमू, ठीक है जी। अब हेमू भाई साहब यहाँ पर इस थ्रोन को हासिल कर लेते हैं, मतलब अब यहाँ पर हुमायूं तो मर जाते हैं। अब हुमायूं के बाद नेक्स्ट रूलर कौन बनने थे, अकबर। अकबर यहाँ पर थे नहीं, अकबर कहाँ गए हुए थे, कालानौर। अब कालानौर क्यों गए हुए थे, देखिए, अकबर उस समय सिर्फ 14 साल के थे, 13-14 साल के थे। अब कालानौर में विद्रोह चल रहा था, ठीक है जी। हुमायूं ने इस विद्रोह को शांत करने के लिए बैरम खान और अकबर को भेजा था, ठीक है जी। अब विद्रोह शांत करने के लिए पीछे से हुमायूं की डेथ हो गई, और यहाँ पर कोई रूलर थे नहीं, तो हेमू ने यहाँ पर थ्रोन को हासिल कर लिया, ठीक है जी। अब बैरम खान को लगा कि हेमचंद्र आदित्य दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, अब दिल्ली की गद्दी पर इसको कैसे हटाएं, तो कालानौर में ही राज्याभिषेक कर दिया गया अकबर का, ठीक है जी। अब उस समय का सिस्टम होता था कि 18 साल से पहले अगर कोई भी राजा बनता था तो उसका एक गार्डनियर होता था, तो गार्डनियर यहाँ पे बना बैरम खान, ठीक है जी। अब बैरम खान ने डिक्लेयर कर दिया हेमचंद्र आदित्य के साथ एक बैटल, और ये बैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने डेफिनेटली सुनी होगी। 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है जी। ये किस किस के बीच में हुई थी, हेमू वर्सेस अकबर। अकबर बहुत ही छोटी उम्र का था, 14 साल का, तो ये बैटल को लड़ा गया था बैरम खान के द्वारा, बट नाम यहाँ पर अकबर का आता है, ध्यान रखना। और इस बैटल को जीत भी कौन गया था, अकबर, ठीक है जी। अब देखिए, 1556 में अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक है जी। और अकबर ने धीरे धीरे मुगल को काफ़ी एक तरह से जेनिथ पे पहुंचाया, मतलब काफ़ी एरियाज़ को कैप्चर करा, राजपूतानास के साथ अपने रिलेशन अच्छे करे, और धीरे धीरे इंडिया में जितने भी एरियाज़ हैं उनको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है जी। वैसे अगर हम देखें तो इन 6 रूलर में से औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा एरिया कैप्चर करा था, बट चलिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अकबर। अब देखिए, यहाँ पर हमने बैरम खान का नाम एक डिस्कस करा, बैरम खान जो इसके गार्डनियर थे। 1560 में अकबर ने बैरम खान को मक्का मदीना भेज दिया था। इसके पीछे की रीजंस हैं कि बैरम खान यहाँ पर एज अ गार्डनियर अच्छे से अपना एक रोल प्ले नहीं कर रहे थे, मतलब अपनी मनमर्जी करने लगे थे, और अकबर को लगा कि ये गलत है, ठीक है जी। अब बैरम खान की इसी मनमर्जी के चलते हुए अकबर ने इनको मक्का मदीना भेजने का डिसीजन लिया। और इनके बाद जो इनके बेटे थे अब्दुल रहीम, और जो इनकी वाइफ थी, इनकी वाइफ के साथ अकबर ने शादी कर ली थी, तो इनके मुंह बोले बेटे हो गए थे अब्दुल रहीम अकबर के, ठीक है जी। तो याद रखना, अब्दुल रहीम इनके मुंह बोले बेटे ही थे, ठीक है जी। और बाद में इनके 9 जेम्स में शामिल हो गए थे, ठीक है। इनके 9 जेम्स या नवरत्नों में शामिल हो गए थे। अब नवरत्न क्या होते हैं, लाइक ऐसे समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन थे, बीरबल, तानसेन। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पर्सन थे, बस आपको ये क्रोनोलॉजी में याद नहीं रखने, 9 पर्सन याद रखने हैं। बीरबल, तानसेन, अबुल फैजल, फैजी,
राजा मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अजुद्दीन एंड अब्दुल रहीम। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। बीरबल का नेम भी पूछ लिया जाता है, तो आपने याद रखना है महेश दास इनका नेम है, और ये कौन थे? एडवाइजर थे। ठीक है जी, 2 एडवाइजर थे, मुल्ला दो प्याजा भी एडवाइजर थे। उसके बाद तानसेन, ग्रेट म्यूजिशियन। ठीक है जी, और इनका नाम भी आपने याद रखना है, ताना मिश्रा। अच्छा चलिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तानसेन अवार्ड कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, डेफिनेटली आपको इसका आंसर आता होगा और स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बट चलिए, पंजाब का तो नहीं है क्वेश्चन, बट स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। अबुल फैजल, अबुल फैजल पोइट थे, ये भी पोइट थे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में अगर अबुल फैजल आता और फैजी आता, रहीम आता और आल ऑफ द अभव आता, तो यहाँ पर आंसर होता आल ऑफ द अभव। ठीक है जी, अबुल फैजल, फैजी एंड अब्दुल रहीम, ये तीनों के तीनों कौन थे? पोइट थे। ठीक है जी, जो अबुल फैजल थे इन्होंने अकबर की बायोग्राफी भी लिखी थी, आईने अकबरी। अकबर खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनकी जो बायोग्राफी थी वो लिखी थी अबुल फैजल ने, और अकबरनामा। चलिए, एक क्वेश्चन और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अकबरनामा कौन सी लैंग्वेज में थी और आईने अकबरी कौन सी लैंग्वेज में थी? ठीक है जी, फैजी भी पोइट थे और इन्होंने काफ़ी सारी पोइट्री लिखी है पर्शियन लैंग्वेज में, एंड ये मैथमेटिक्स भी पढ़ाते थे अकबर के बेटे को। ठीक है जी, उसके बाद राजा मानसिंह, ये कमांडर इन चीफ थे, या फिर आप जनरल भी कंसीडर कर सकते हो। जोधा बाई, डेफिनेटली आपने सीरियल देखा होगा या आपने सुना होगा, अकबर ने शादी करी थी जोधा बाई से। ठीक है जी, जोधा बाई के ब्रदर थे मान सिंह। ठीक है जी, और अकबर ने इनको जनरल नियुक्त करा था। हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में ही हुई थी 1576 में। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है ये। उसके बाद राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर भी कह सकते हो आप। ठीक है जी, और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है राजा टोडरमल से, ही डिजाइन द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजरमेंट सिस्टम फॉर लैंड मेजरमेंट, जो लैंड मेजरमेंट के लिए होता है ना, वो इन्होंने डिजाइन किया था। ठीक है जी, उसके बाद फकीर अजुद्दीन, ये पर्सनल डॉक्टर थे उस समय, हकीम कहा जाता था। ठीक है, हाँ जी, हकीम ही कहा जाता था। ठीक है जी, तो डॉक्टर को उस समय हकीम कहा जाता था। अब्दुल रहीम के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, ये ग्रेट पोएट थे और इन्होंने बाबरनामा को कन्वर्ट करा था। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी थी बाबर की। ठीक है जी, इसको कन्वर्ट करा था खाने खाना, खानों के खान, खाने खाना। ठीक है जी, अब ये खाने खाना कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? अगर यहाँ पर आप आईने अकबरी का आंसर दे देंगे तो डेफिनेटली इसका भी आंसर आप दे पाएंगे। और अकबरनामा कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो आपको बाबरनामा का भी आंसर अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये नवरत्नों को आपने याद रखना है। ठीक है जी, इनके बारे में जितनी भी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है मोर देन इनफ है। ठीक है जी, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राजा राम मोहन रॉय वाज नॉट कनेक्टेड विद। ठीक है जी, ए ऑप्शन है द अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा, बी विडो रीमैरिज, सी प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, डी संस्कृत एजुकेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, संस्कृत एजुकेशन के साथ कनेक्ट नहीं करते राजा राम मोहन रॉय। ठीक है जी, अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा के साथ डेफिनेटली कनेक्ट करते हैं, और सती प्रथा को ख़त्म इन्होंने ही कराया था विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। ठीक है जी, विडो रीमैरिज के भी हक में थे। अब देखो सती प्रथा क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि बहुत ही यंग एज में एक पर्सन की डेथ हो गई, और डेथ के बाद उनकी वाइफ को भी आग में जला दिया जाएगा उनके साथ ही, तो इसको कहा जाता था सती प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत ही एक ओल्ड प्रैक्टिस थी और डेफिनेटली इस पर रिफॉर्म आना बनता था। और राजा मोहन राय फर्स्ट रिफॉर्मिस्ट थे, मतलब इन्होंने इतने रिफॉर्म किए हैं हमारे देश के लिए। ठीक है, और मतलब इनका काफ़ी एफर्ट्स हैं हमारे देश के लिए। ठीक है जी, तो सती प्रथा भी काफ़ी एक ओल्ड ट्रेडिशन था जिसको इन्होंने बैन करवाया था। ठीक है जी, और ये हक में थे विडो रीमैरिज के, फीमेल इन्फेंटिसाइड भी ये नहीं, मतलब ये इसके भी हक में नहीं थे। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। प्रमोशन ऑफ इंग्लिश, डेफिनेटली ये चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो इंग्लिश को सीखे, आगे आएँ। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर राज कर रहे थे ब्रिटिशर्स। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के फेवर में थे, ऐसा नहीं हम कह सकते, लेकिन इंग्लिश के हक में थे कि इंग्लिश सीखें, हम पढ़ें लिखें। ठीक है, और आगे बढ़ें लाइफ में। ठीक है जी, संस्कृत एजुकेशन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते और इसका कभी इन्होंने अपोज भी नहीं करा। ठीक है,
बाकी ये जो एक्सट्रीमिज्म था हिंदुइज्म में, लाइक जैसे ब्राह्मण में एक एक्सट्रीमिज्म था कास्टिज्म को लेकर, इसके अपोज में थे, ठीक है जी। बाकी जो हिंदुइज्म में एक ट्रेडिशन है आइडलशिप का, उसके एंगेस्ट में थे, ठीक है जी। मोनोथिस्ट के फेवर में थे, ठीक है जी, मतलब एक ही भगवान को मानते थे। और इन्होंने काफ़ी वेदास एंड उपनिषद को ट्रांसलेट किया था बंगाली में, ठीक है जी। एंड साथ साथ इन्होंने ब्रह्म समाज की नींव रखी थी कलकत्ता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ रखी थी, कलकत्ता में, कब रखी थी, 1828 अगस्त में, ठीक है जी। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, ही आल्सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज की भी एंगेज थे। उस समय बहुत छोटी सी उम्र में शादी कर दी जाती थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड के एंगेस्ट में थे, ठीक है जी। और विलियम बेंटिक के साथ इन्होंने मिलकर सती प्रथा को ख़त्म किया था, ठीक है जी। पनिशेबल ऑफेंस यहाँ पर डिक्लेयर करवाया था, ठीक है जी। और इनका एक तरह से बहुत बड़ा योगदान है हमारे इंडियन कल्चर में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्विज है, क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्विज है, इस क्विज का आंसर दीजिएगा। गुरु नानक जी प्रीस्ट, ठीक है जी। और इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। ए ऑप्शन है द ब्रदरहुड ऑफ मैन, बी अबाउट मेकिंग सिख अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, सी सिखिज्म एज अ रिलीजन, एंड डी यूनिटी ऑफ सिक्स, ठीक है जी। बहुत ही इजी और डेफिनेटली गुरु नानक जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप अटेंड कर पाएंगे। और ये इसलिए मैंने क्विज पूछा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करें, और आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे उतना आप लोगों को आइडिया लग पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है जी। और हम आने वाले सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्विज पूछेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया बिकम फ्री। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इंडिया फ्री कब हुआ था, 1947 में, ठीक है जी। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, बी है जवाहरलाल नेहरू जी, सी है जेपी कृपलानी, एंड डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है जी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत ही इजी है, डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी जेबी कृपलानी, ठीक है जी। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, आपने वीडियो को पॉज करके साथ के साथ आंसर मार्क जरूर करना है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। देखिए जेबी कृपलानी यहाँ पर प्रेसिडेंट थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है जी। मैं आपको सारे यहाँ पर प्रेसिडेंट बता देता हूँ कब कब कौन था। महात्मा गांधी जी एक ही बार प्रेसिडेंट रहे हैं 1924 में, और उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो था बेलगांव में, ठीक है जी। और जवाहरलाल नेहरू जी 4 टाइम्स रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ 1929, ठीक है जी। ये ईयर याद रखना, 1930 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है 1930। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 1936, जस्ट अ सेकेंड, 1936, 1937, ठीक है जी। नेहरू जी 4 टाइम रहे हैं, 29, 30, 36, 37। और सेशन कहाँ कहाँ हुए थे कांग्रेस के? लाहौर, कराची, अगेन यहाँ पर लाहौर हुआ था 1936 में, ठीक है जी। 37 में हुआ था फैजपुर, ठीक है जी। फैजपुर, कराची, लाहौर एंड लाहौर, ठीक है जी, ये आपने याद रखने हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी एक बार बने हैं 1931 में, ठीक है जी। और ये सेशन कहाँ हुआ था? कराची में। ये सेशन भी आपको याद रखने हैं। अच्छा, कृपलानी जी का भी सेशन मैं आपको बता देता हूँ। जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1946-47 में, तो कांग्रेस का सेशन हुआ था मेरठ में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सत्याग्रह कैंपेन ऑफ गांधी जी वाज स्टार्टेड। अब देखिए गांधी जी की जो एक लाइफ जर्नी रही है, अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो वो 1915 में हमारे इंडिया में आए थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है जी। वैसे देखिए इंडिया में उनका जन्म हुआ, लेकिन वो लॉ प्रैक्टिस करने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए। फिर वो साउथ अफ्रीका में उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक साउथ अफ्रीका में रहे, और ब्रिटिश के एंगेस्ट में उन्होंने एक मोर्चा भी खोल दिया, ठीक है जी। बट फिर उनको लगा कि हमारे इंडिया में अब ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है जी। तो इंडिया में वापस आए वो 9 जनवरी 1915 को, ठीक है जी। और उसके बाद से इंडिया में बहुत सारे कैंपेन हुए, और एक खैर इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक बैकबोन, मतलब एक ऐसा कहा जाता है ना कि एक ग्रेट लीडर की सपोर्ट मिली गांधी जी की, ठीक है जी। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सत्याग्रह कैंपेन गांधी जी ने कौन सा स्टार्ट किया था? चंपारण, बारदोली, डांडी मार्च, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए, इसका सही आंसर है चंपारण। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है जी, अब देखिए चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था ये 1917 में हुआ था। अब हुआ क्या, 1915 में जैसे ही गांधी जी वापस आए तो गांधी जी ने देश का भ्रमण किया, मतलब जितना भी गांधी जी ने सोचा कि चलिए सबसे पहले देश का भ्रमण करते हैं और सभी देश के एरियाज में घूमते हैं और देखते हैं जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे इंडिया को किस तरह, इंडिया के जो लोग हैं उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो जब गांधी जी बिहार का दौरा कर रहे थे, बिहार का भ्रमण कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स के एक ऐसे समझ लो इंडिगो प्लांटर्स होते थे। ठीक है, इंडिगो प्लांटर्स, ये फोर्सफुल तरीके से हमारे जो फार्मर्स होते हैं, पीजेंट्स, उनसे इंडिगो की खेती कराते थे। इंडिगो क्या होता है, नील की खेती। ठीक है जी, और उस समय आपको पता है 1914 में वर्ल्ड वार 1 भी चल रहा था। अब वर्ल्ड वार 1 जो चल रहा था तो ब्रिटिशर्स के पास ऐसा इतना मतलब इतना ध्यान नहीं देते थे, पैसा वूसा भी इतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स नहीं लगा रहे थे, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स इंडिगो की जो खेती करवा रहे थे पीजेंट से, फार्मर से, ठीक है, जो इंडिगो प्लांटर्स करवा रहे थे उसका पैसा भी नहीं देते थे। ठीक है, और साथ साथ जो यहाँ पर फार्मर खेती करने के लिए मना करते थे इनको ये मार पीटते थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। अब ये पूरा का पूरा मुद्दा एक यहाँ पर लोकल लीडर थे उनके पास गया। इन लीडर का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है राजकुमार शुक्ला। मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, या फिर आप शुक्ला जी भी याद रख सकते हो। अब शुक्ला जी को पता लगा कि गांधी जी भ्रमण पे हैं, बिहार दौरे पे हैं, तो इन्होंने गांधी जी से ये मिले। ठीक है जी, और गांधी जी को इन्होंने सारी की सारी कहानी बताई कि जो चंपारण है वहाँ पर ऐसे ऐसे जो फार्मर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है जी, इंडिगो प्लांटर्स धक्के से, फोर्सफुली तरीके से इंडिगो की खेती करवा रहे हैं। ठीक है जी, और इंडिगो की खेती खैर फार्मर्स करना पसंद भी नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पर जो लैंड है उसकी जो मतलब एक तरह से सॉइल की फर्टिलिटी रेट भी बहुत कम हो जाता था अगर आप इंडिगो की खेती करते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो प्लांटर्स थे वो उन्होंने एक कंडीशन लगा दी थी कि जितना भी आपका लैंड है आप 15% इंडिगो की खेती करेंगे। मतलब 15% को अगर हम कन्वर्ट करेंगे 3/20 ऐसे ही आएगा ना मैथ में, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है जी, तो इतना आपको यहाँ पर करनी होगी। इसको एक नाम भी दिया जाता था, 3 कांथिया, ऐसे कुछ नाम दिया जाता था, 3 कांथिया सिस्टम। ठीक है जी, इतना तो आपको करना पड़ेगा अपने लैंड में। ये आपको फोर्सफुली तरीके से करवाते थे। ठीक है, लाइक एस मतलब हमारे से करवाते थे इंडिगो प्लांटर्स। अब गांधी जी के पास जब ये बात गई, राजकुमार शुक्ला जी लेकर गए गांधी जी इस चंपारण जो सत्याग्रह चल रहा था, ऑलरेडी यहाँ पर जो फार्मर्स यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे थे, तो इस सत्याग्रह में इन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लीडर्स का सपोर्ट मिला, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी, ब्रिज किशोर, नरहरि पारिक, बहुत सारे लीडर्स का जब सपोर्ट मिला तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लगा कि ये जो सत्याग्रह है यहाँ पर गांधी जी आ चुके हैं तो इस सत्याग्रह को हमें देखना होगा। तो ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बैठाया, और जब कमीशन बैठाया तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्लांटर्स की गलती निकली। तो इंडिगो प्लांटर्स को ब्रिटिशर्स ने बोला कि आपको कंपनसेशन देना होगा। तो यहाँ पर प्लांटर्स ने 25% जो पैसा है वो रिटर्न देने के लिए ये मान गए। ठीक है, और चंपारण में एक तरह से गांधी जी की जो सत्याग्रह है उसकी जीत हुई, और चंपारण में जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने गांधी जी को ऐसा राम जी कहकर संबोधित किया। ठीक है जी, लॉर्ड राम, ठीक है, भगवान राम। ठीक है जी, तो चंपारण का जो सत्याग्रह था डेफिनेटली आपको पता लग गया हो जितने भी फैक्ट्स हैं। उसके बाद बारदोली का सत्याग्रह ये 1928 में हुआ था, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दांडी मार्च, देखिए दांडी मार्च ये एक तरह का सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था। गांधी जी कभी भी रूल ब्रेक नहीं करते थे, ब्रिटिशर्स के जो भी लॉ बनाए हुए थे उनको कभी भी गांधी जी ब्रेक नहीं करते थे। जब एक्सट्रीम लेवल हो जाता था तब जाकर गांधी जी कहते थे कि अब हमें जो रूल है उनको ब्रेक करना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ही ऐसी हो गई थी, क्योंकि 1928 में नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिशर्स ने इतना सीरियसली लिया नहीं था। ठीक है जी, तो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 12 मार्च, और 12 मार्च को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से पद यात्रा करी, और ये पद यात्रा दांडी तक गई थी। ठीक है जी, दांडी राइट नाउ गुजरात में एक नौसारी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है जी, अगर मैं गलत ना हो तो नौसारी डिस्ट्रिक्ट में है दांडी। ठीक है जी, तो यहाँ तक गई थी, और लगभग ये साबरमती से दांडी कितने किलोमीटर है, 375 किलोमीटर। ठीक है जी, और यहाँ पर 12 मार्च से यात्रा स्टार्ट हुई। अप्रोक्स 78 लोग थे गांधी जी के साथ। ठीक है जी, और
ये 5 अप्रैल को यहाँ पर पहुँचे थे, ठीक है जी। 6 अप्रैल को गांधी जी ने डांडी के पास पहुँचकर नमक अपने हाथ में लिया, मतलब डांडी के आसपास यहाँ पर एक समुंदर है, समुंदर के आसपास यहाँ पर इन्होंने नमक अपने हाथ पे लिया और नमक को उछाला और इन्होंने कहा ब्रोक द सॉल्ट लॉ, ठीक है जी। हम यहाँ पर नमक में कोई भी अब टैक्स नहीं देंगे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो डांडी का जो लो है ये आपको समझ में आ गया होगा, डांडी मार्च, ठीक है। इसको ब्रेक किया था 6 अप्रैल को, ठीक है जी। उसके बाद है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारी पंजाब की हिस्ट्री से भी डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्टली एसोसिएट करता है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ था 1920 में, ठीक है। आपको पता है 1919 में हमारे पंजाब में एक बहुत बड़ा मास्केर हुआ था, जलियांवाला बाग मास्केर, ठीक है। और ये जलियांवाला बाग मास्केर का रीज़न क्या था? रॉलेट एक्ट, ठीक है जी। अब देखिए, रॉलेट एक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा लगा दिया गया था। वैसे ये रॉलेट एक्ट बहुत पहले लगाया गया था, ये एडवांस वर्जन था रॉलेट एक्ट, ठीक है। किसका एडवांस वर्जन था? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। उसको 6-6 महीने के लिए लगाते रहते थे, फिर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को इन्होंने एक तरह से लागू कर दिया परमानेंटली, और इसी को ही हम लोग रॉलेट एक्ट 1919 कहते हैं, ठीक है जी। अब रॉलेट एक्ट में क्या था? ना अपील कर सकते, ना ही आप दलील दे सकते, ना ही आप वकील कर सकते। मतलब अगर ब्रिटिशर्स ने आपको शक के दायरे में देखते हुए, मतलब शक के आधार पर अगर आपको जेल में डाल दिया तो आपको मिनिमम 2 साल की सज़ा होगी, ठीक है जी। और इसके लिए रॉलेट एक्ट में मतलब स्पेशल कोर्ट बनाए गए थे, तो आप यहाँ पर कोई दलील नहीं दे सकते, कोई वकील नहीं कर सकते, तो 2 साल तो आपको इम्प्रिजमेंट मतलब जेल में रहना ही होगा, ठीक है जी। तो इस तरह के काले कानून को हम अपोज कर रहे थे उस समय, और हमारे पंजाब में भी इसका काफ़ी विरोध हो रहा था, ठीक है। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में सत्याग्रह लॉन्च करा, इसको कहा जाता है ऑल इंडिया हड़ताल, ठीक है। 9 अप्रैल को गांधी जी हरियाणा के एक जगह से इनको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था, ठीक है जी। 10 अप्रैल को ब्रिटिशर्स ने हमारे पंजाब के 2 लीडर को कैप्चर करा, एक का नाम था साइफुद्दीन, ठीक है, साइफुद्दीन जी को कैप्चर करा और साथ साथ मतलब अरेस्ट किया, और एक सत्यपाल जी को, ठीक है जी। अब देखिए, 2 पर्सन को जब अरेस्ट किया तो पंजाब के लोगों का गुस्सा भड़क गया। जहाँ पर भी ब्रिटिशर्स दिखते थे उनको मारा जाता था, पत्थर फेंके जाते थे, ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे उनका बहिष्कार करा गया, उनके घरों में पत्थर फेंके गए। तो एक तरह से ब्रिटिशर्स को लगा अब हालात बेकाबू हो चुके हैं, तो ब्रिटिशर्स ने 11 अप्रैल को यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया, ठीक है जी। अब मार्शल लॉ लगाया, ठीक है, तो 13 अप्रैल को आपको पता है पंजाबियों का त्यौहार बैसाखी, ठीक है जी। और हम इस त्यौहार को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं, और इसी त्यौहार के लिए हम गए थे कहाँ पर? जलियांवाले बाग। मतलब हमारे बहुत सारे पर्सन यहाँ पर जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए, और पंजाब में एक पर्सन ने कोई पर्सन ने यहाँ पर जनरल डायर को जाकर बोल दिया, जो पूरा का पूरा पंजाब का रीजन संभाल रहे थे ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो जनरल डायर को जाकर बता दिया कि पंजाब में जलियांवाले बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आपके खिलाफ कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे गोली चलाने का हुक्म दे दिया, और यहाँ पर बहुत सारे निहत्थे, बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान चलेगी। ब्रिटिश का आंकड़ा कहता है 371 लोगों की जान गई, लेकिन आप सब जानते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर मरे, ठीक है जी। और ये हमारी इंडियन हिस्ट्री, पंजाब की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक मास्केर था, ठीक है जी। और खैर इस मास्केर का बदला तो हमें लेना ही था, 21 साल के बाद हमने इसका बदला लिया, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा जानना होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जब ये मास्केर हुआ था तो इसके चलते हुए ब्रिटिशर्स ने इनको एक टाइटल दिया था नाइटहुड का, तो वो इन्होंने वापस कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। और एक वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पर्सन थे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, सनकरण नायर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। महात्मा गांधी जी ने 18 अप्रैल को रॉयलेट सत्याग्रह वापस ले लिया था और इसको ब्लंडर कहा था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है जी। और फिर आपको याद रखना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बना तो उन्होंने हंटर कमीशन इस पर अपॉइंट किया कि पूरा का पूरा यहाँ पर ब्यौरा किया जाए कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या था। बट आपको पता है ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स ने ही एक अपने पर्सन को अपॉइंट करा है। हालांकि यहाँ पर 4 पर्सन थे, एक जो हेड थे वो यहाँ पर ब्रिटिशर थे, 3 यहाँ पर इंडियन थे, लेकिन यहाँ पर जनरल डायर को इन्होंने एक तरह से बेकसूर साबित कर दिया, ठीक है जी। फिर बेकसूर साबित करा तो 1940 में सरदार उधम सिंह जी ने बदला लिया, ठीक है जी, और लंदन में जाकर जनरल डायर को मार दिया, ठीक है जी। और वहाँ पर मारने के बाद अपना नाम बताया राम मोहम्मद
सिंह आज़ाद, ठीक है जी। एक तरह से इन्होंने देश की यूनिटी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया। राम से हिंदू, मोहम्मद से मुस्लिम, सिंह से सिख एंड आज़ाद से हम देश में आज़ाद होना चाहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक क्लियर मैसेज किया कि आपको बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। बट चलिए, एक क्वेश्चन अभी रहता है। फिफ्थ क्वेश्चन, वो गेव वल्लभ भाई पटेल द टाइटल ऑफ सरदार, ठीक है जी। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइटल किसने दिया था, और ऑप्शन आए सी राजा गोपालाचारी, बी MK गांधी, ठीक है जी, सी जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है जी, डी मोहम्मद अली खान जिन्ना। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही आंसर है महात्मा गांधी जी, ठीक है जी। लेकिन अगर हम यहाँ पर समझें वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल किसने दिया था, अब यहाँ पर हमें समझनी होगी कंडीशन। अब यहाँ पर हमने एक बारदोली सत्याग्रह को मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा, यहाँ पर समझिए। देखिए 1928 में क्या हुआ, बारदोली सत्याग्रह चल रहा था, ठीक है। ये सूरत डिस्ट्रिक्ट में है बारदोली, ठीक है। अब यहाँ हुआ क्या, ब्रिटिशर्स फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। अगर आप इंडियन हिस्ट्री आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ी है तो डेफिनेटली आपको आइडिया होगा, ठीक है। 1926 में लैंड असेसमेंट को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने 30% यहाँ पर लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया, मतलब टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। ऐसे समझ लो कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि जितना आप कमाते हैं उसका आप 30% ज़्यादा देंगे, ठीक है। अब जब लैंड रेवेन्यू बढ़ाया तो यहाँ पर जो सूरत में लोग रह रहे थे, ठीक है, और ये जो बेसिकली इन्होंने कहा कि हमारे को तो इतनी कमाई ही नहीं है, ठीक है। और ये पहुँच गए यहाँ पर जो भी बारदोली में लोग रह रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास जब ये पहुंचे तो उस समय गांधी जी तो बिजी थे। तो गांधी जी के बिजी चलते हुए गांधी जी ने कहा कि पटेल साहब को कि आप जाइए और सिचुएशन को संभालिए। सरदार पटेल यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं सिचुएशन एक्चुअली में है क्या। तो सरदार पटेल के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट मिला वुमेन का, ठीक है। तो याद रखना, वुमेन्स का बहुत सपोर्ट मिला था और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। और उसके साथ साथ सरदार पटेल के साथ साथ KM मुंशी, लालजी, नानाजी, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पर्सन थे, इन्होंने कहा था जो भी बरदोली में फार्मर्स थे कि आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, मतलब अपना हाथ नहीं उठाएंगे, कोई भी एज सच आप हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है जी। मतलब एक तरह से वायलेंस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। हम नॉन वायलेंस वे में सारा का सारा प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, और टैक्स नहीं पे करेंगे जब तक ये रिवोल्ट चल रहा है, मतलब जब तक ये पूरा का पूरा सत्याग्रह चल रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रतिनिधि कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 13 छावनी बनाई, मतलब कैंप बनाए, जगह जगह पर अपने पर्सन्स को भेजा कि यहाँ पर कोई ऐसा वायलेंस जैसी घटना तो नहीं हो रही। और वीकली भी निकाली इन्होंने, बरदोली वीकली, ठीक है। इंटेलिजेंसी विंग बनाई, ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर मारपीट करना स्टार्ट कर दिया, फार्मर्स को मारपीट करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। लेकिन फार्मर्स यहाँ पर कसम खा चुके थे, पटेल जी को यहाँ पर वादा कर चुके थे कि हम यहाँ पर हाथ नहीं उठाएंगे। और यही हुआ यहाँ पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पीसफुल प्रोटेस्ट था और जो वहाँ पर फार्मर्स थे उनका पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसके चलते हुए गांधी जी ने भी लेटर ऑन ज्वाइन करा इस प्रोटेस्ट को, ठीक है जी। और जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो वुमेन्स ने आवाज़ दी पटेल जी को कि आप हमारे सरदार हैं, ठीक है जी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो पटेल जी को टाइटल दिया गया था वो वुमेन्स के द्वारा दिया गया था बरदोली सत्याग्रह में, ठीक है। वहाँ पर गांधी जी भी मौजूद थे, तो कई बुक्स में यहाँ पर महात्मा गांधी जी का आंसर आ जाता है, तो आप यहाँ पर गांधी जी को भी यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। अगर समटाइम्स वुमेन्स आता है, बरदोली सत्याग्रह आता है, तो वो भी आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है जी। तो जब गांधी जी इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा सत्याग्रह इंडियन नेशनल कांग्रेस और फार्मर्स के फेवर में चला जाता है, ठीक है जी। और रेवेन्यू 30% हाइक ना होकर सिर्फ 6% हाइक करा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है जी। तो चलिए, हमने आज 5 क्वेश्चन डिस्कस करे। होपफुली इन 5 क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है जी। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।